Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss about the topic Newton's laws of motions. अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पेश किए। 1687 के अंदर ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस दिए। इसके नाम से हमने रख दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले यही बंदा था न्यूटन जिसने लॉज ऑफ मोशन पेश किए, जिनको हमने कह दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। अब इसने 3 लॉ पेश किए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। इसकी हम स्टेटमेंट की अगर बात करें तो a body continues its state of rest or of uniform motions in a straight line provided no net force act on it। इससे क्या बात है कि एक बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहती है। कब तक? जब तक उसके ऊपर किसी किस्म की नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसकी अगर हम एग्जांपल्स को समझें कि एक बॉडी जो कि डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, वो जहां पे हमने रख दी वो रेस्ट की हालत में रहेगी। इसी तरह से एक टेबल्स जिसको हमने कमरे के अंदर रखा हुआ है रेस्ट की हालत में है, अगर 20 साल के बाद भी आए सेम जिस कमरे में जिस पोजीशन में हमने उस टेबल को रखा था वो वहां ही पड़ा रहेगा, उधर का उधर ही पड़ा रहेगा। कब तक? जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें तो वो मूव नहीं करेगा, रेस्ट की हालत में रहेगा। इसी तरह से एक ब्रिक है, एक ईंट है, इसको हमने छत के ऊपर रख दिया, अगर 1 साल के बाद भी हम देखें छत की जिस साइड पे जिस कोने पे हमने इस ईंट को रखा था ये वहां की वहां पड़ी रहेगी, क्योंकि हमने बाहर से इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। तो मतलब ये है कि रेस्ट की हालत में ही पड़ी रहेगी। इसी तरह से न्यूटन ये कहता है a moving object does not stop itself, कि और इससे मुराद क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मूव भी करता रहता है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो वो मूव ही करता रहेगा। 2 सरफेस होती है हमारे पास, एक रफ ग्राउंड एक स्मूथ ग्राउंड होती है। अब हमने बॉल को इनके ऊपर रन करवाना है। जब हम बॉल को रन करवाएंगे जो रफ ग्राउंड है वो ज्यादा जो है ग्रेटर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवाती है, जिस वजह से बॉल जो जल्दी रुक जाती है। अगर हम इसी बॉल को स्मूथ सरफेस पे अगर रन करवाएं तो वो भी बॉल तो रुक जाएगी, लेकिन उसमें जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा पैदा होता है, इस वजह से उसका जो बॉल का डिस्टेंस कवर करना है वो थोड़ी दूर जाके रुकेगी। इसी तरह से न्यूटन तो ये कहता था कि अगर बॉडी मूव करती है तो वो मूव ही करती रहे। तो ऐसा तब होगा, ऐसा पॉसिबल तब है कि जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे ना लगे तो फिर मूव ही करती रहती है। जैसे ये बॉल थी, ये बॉल मूव कर रही है, इसके ऊपर हमने किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं की, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो ये बॉल मूव ही करती रहेगी। अब इसमें बच्चों हमने देखा कि कैसे जो है बॉल्स रफ ग्राउंड पे मूव करती है, कैसे स्मूथ ग्राउंड पे मूव करती है, और कैसे जो बॉल्स है अगर मूव भी करती रहती है तो फिर मूव भी करती रहती है। इसी तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं। अब इसको हमने क्यों कहा कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया ही है? बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी यही कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट में रहती है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव भी करती रहे। मिसाल के तौर पे एक बस जो कि सड़क के ऊपर चल रही है, उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर ने एक स्टॉप पे पहुंचने के बाद ब्रेक अप्लाई की तो क्या होगा? बस रुकेगी, बस क्या होगी? रुक जाएगी। जो ड्राइवर या कोई पैसेंजर बैठा हुआ है तो उसके जो बॉडी का अपर पार्ट है वो ये चाहेगा कि वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब आगे की तरफ क्यों मूव कर रहा है? वो ये चाह रहा है जो मोशन की जो स्टेट है उसको बरकरार रखे, लेकिन जो उसका लोअर पार्ट है
इसी तरह से जो उसका अपर पार्ट आगे की तरफ मूव करता है तो हम बस के अंदर, कार के अंदर सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यही वजह है कि न्यूटन्स को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें कि अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी नेट फोर्स अप्लाई की जाती है उसमें उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन पैदा होता है, और यही जो मैग्नीट्यूड की जो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि जितनी मैग्नीट्यूड की एक्सेलरेशन है, जितनी मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन है बॉडी के, वो मास के हमेशा ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बच्चों इसमें एक टर्म आई है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, के वो तमाम की तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो कि किसी एक जिस्म पर लगता है नेट फोर्स कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये एक टेबल है, इसके ऊपर दो टाइप की फोर्सेस लग रही है, F1 एंड F2। F1 जो 3 न्यूटन की फोर्स लगती है, F2 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब हमने इसमें नेट फोर्स निकालनी है तो हमने कहा नेट फोर्स बेसिकली रिजल्टेंट है, मतलब सम है। इसका हमने सम किया, इस फोर्स का प्लस इस फोर्स का हमने सम किया, F1 प्लस F2। इनका जब हम सम करेंगे तो 9 न्यूटन जो कि इस टेबल को मूव कराने के लिए 9 न्यूटन की फोर्स लगती है। इसी तरह से एक कार का व्हील है, एक बंदा इसको फॉरवर्ड मूव करा रहा है जबकि दूसरा बंदा 2 न्यूटन की फोर्स के साथ इसे बैकवर्ड मूव करा रहा है, इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगा रहा है। अब हमें इसमें नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है तो ये जो फॉरवर्ड लगने वाली फोर्स है 5 न्यूटन प्लस जो ड्रैग मतलब उसमें जो कमी आ रही है उसको हम माइनस करेंगे तो इक्वल टू 5 में से जब 2 निकालेंगे तो 3 न्यूटन, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हील ऑफ अ कार। अब बच्चों इसमें हमने कहा कि ये जो एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड है इस फोर्स के हमेशा ही डायरेक्टली होती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे दो लड़के हैं, एक छोटा लड़का है एक बड़ा लड़का है। एक मैच किया, स्टोन का हमने मैच किया, उसे हमने कह दिया 1 किलोग्राम है। अब हमने मैच को रखा कांस्टेंट, जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं कि अगर बॉडी ये जो छोटा लड़का है जितनी फोर्स लगाएगा ये स्टोन थोड़ी बाहर से गिर जाएगा। अगर ये जो बड़े वाला लड़का है फोर्स भी सेम लगा रहा है, चूंकि हमने स्टोन का मैच तो रखा हुआ है कांस्टेंट लेकिन फोर्स भी एक कैसे लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर जाके गिरेगा। इससे मुराद क्या हुआ कि जितनी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए उतना ही उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और दूसरा हमने कहा कि ये एक्सेलरेशन जो है मैच की हमेशा ही यूनिवर्सली है। इससे क्या मुराद है कि बॉडी का हमने नेट फोर्स हमने अब मैच को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मैच को बढ़ा दिया। यही छोटा लड़का अब इसको हमने मैच को बढ़ाया, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट बजाय इसके कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करे वो पास ही गिर जाता है। तो हमने कहा मैच के इससे साबित होता है कि मैच के बढ़ाने से एक्सेलरेशन है कम होता है। क्योंकि इसने डिस्टेंस कम कवर किया तो मतलब अगर डिस्टेंस कम कवर कर रहा है तो उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी कम पैदा हो रहा है। तो बच्चों इन दोनों अगर इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लें, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को, चूंकि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली है हमने डायरेक्टली लिख दिया, मैच के इनवर्सली है तो हमने इसको इनवर्सली कर दिया। अब इससे क्या मुराद है कि फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर मैच बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है मैच के इनवर्सली है। अगर मैच के इनवर्सली है मतलब इससे मुराद क्या है कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। अगर एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया जाए तो मैच कम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये था एक्सेलरेशन को अगर बढ़ा दें तो फोर्स बढ़ती है, अगर फोर्स को बढ़ा दें तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। मुराद ये है कि इनका दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब बच्चों इस फोर्स को अगर हम इधर ले आए और मास को इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये टर्म बन जाएगी F is directly proportional to ma। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए हम नया कांस्टेंट यूज
करते हैं। लेट्स से मैंने कांस्टेंट k रखा, जिसे मैंने कह दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के साथ में ये ma एज इट इज आ गया। लेट्स सपोज मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं। जब मैंने 1 पुट की f इक्वल टू 1 इनटू ma, जब 1 ma के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म आ जाएगी ma, दैट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों k की वैल्यू तो हमने 1 रखी, लेकिन ये हमें कैसे पता चला? अमूमन हम आम तौर पे k की वैल्यू जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है 1 ही यूज करते हैं। इधर मैं साबित भी करता हूं कि कैसे k की वैल्यू 1 आई है। लास्ट लेक्चर में बच्चों आपने पढ़ा था जो फोर्स है, जो न्यूटन्स है, इसका जो यूनिट है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ये k एज इट इज आ गया, तो साथ में इस मैस का यूनिट किलोग्राम और इस एक्सेलरेशन का यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये किलोग्राम से कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, इधर क्या बच गया 1 इक्वल टू k। हमने साबित किया वाकई जो k की वैल्यू है 1 के इक्वल होती है। इसी तरह से लास्ट एक टर्म है 1 न्यूटन फोर्स क्या होती है बच्चों? 1 न्यूटन वो फोर्स जो कि एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो तो उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड होता है, दैट इज 1 न्यूटन फोर्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन को हम ऐसे लिखें 1 न्यूटन इक्वल टू, हमने कहा कि जो बॉडी का 1 किलोग्राम मास है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे इसके यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हुए 1 किलोग्राम, उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन पैदा हुआ, कब? जब उसके ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगी, तो हमने साथ में फिर एक्सेलरेशन लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।